हम पहुंच गए हैं प्रगति मैदान के क्राफ्ट बाजार में। एक ऐसा बाजार जहां भारत की विविध संस्कृति और कला की झलक देखने को मिल रही है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की संस्कृति के कई आयाम यहां पर मौजूद हैं। भारत की धरती की मिट्टी की खुशबू ने दुनिया के कई देशों को यहाँ पर आकर्षित किया है। मेरी माटी मेरा देश ये अभियान देश में चलाया गया, जिसने न सिर्फ देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का एक मौका दिया, वहीं साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी लोगों को जागरूक करने की एक शुरुआत की। और मिट्टी की लेकर एक कला है जिसे कहते हैं मड आर्ट, जिसका प्रधानमंत्री कई बार जिक्र कर चुके हैं। उस मड आर्ट का नज़ारा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जानते हैं इस मड आर्ट के बारे में। जी, आप मड आर्ट के कलाकार हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अंज खान मुतवा है। मैं स्पेशलिस्ट मड आर्ट का आर्टिस्ट हूँ। तो मिट्टी से ये कलाकारी आप कर रहे हैं, जिसमें मैं देख रही हूँ कि मिरर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो कैसे ये कला की शुरुआत हुई और कैसे ये इवॉल्व हुआ? क्योंकि पहले जैसा मैं देख पा रही हूँ, शायद पुराने समय में गांव में लोग मिट्टी से, गोबर से घरों को लीपा करते थे, जो कहीं ना कहीं शुद्धता और स्वच्छता की ओर इशारा करता था। तो अब ये मड आर्ट आप बना रहे हैं, इसके पीछे क्या प्रेरणा है? ये मड आर्ट उस समय शुरू हुआ है जब व्हीकल के लिए घोड़े और ऊंट इस्तेमाल होते थे। उस समय ये आर्ट शुरू हुई। 350 साल पहले ये आर्ट शुरू हुआ था बन्नी के एरिया में, जो कच्छ में आता है, गुजरात में। वहाँ पर उन लोगों ने अपने घर जो बनते थे वो पूरे मिट्टी से बनते थे। पूरे घर मिट्टी के होते थे, उनमें लिपाई, जो प्लास्टर आज हम सीमेंट से करते हैं, लेकिन वो अपना प्लास्टर गोबर से करते थे। मिट्टी और गोबर मिलाकर उसको लिपाई करते थे, जिसे लिपण कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारे घरों को खूबसूरत कैसे बनाएं, हमारे घरों को अच्छा कैसे बनाएं। तब उनके दिमाग में आया कि इसी मिट्टी से, इसी गोबर से, लेकिन उस जगह हम चिकनी ज़्यादा मिट्टी लेंगे जो बहुत चिपचिपाती होती है तालाब की, वो लोकल तालाब की मिट्टी लेकर उन्होंने फिर ये डिज़ाइन बनाए, जिसका वो 350 साल पहले इस आर्ट का जन्म हुआ, जिसे आज हम मड आर्ट भी कहते हैं और लिपन आर्ट भी कहते हैं। गुजरात की इस नायाब कला से, मड आर्ट, मिरर आर्ट से हम रूबरू हुए। और ये क्राफ्ट बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया भर के देश पहुँच रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, और भारत की कला के अलग अलग पहलुओं से रूबरू हो रहे हैं। तो मड आर्ट, मेरी माटी, इस देश की धरती की, इस मिट्टी की खुशबू दुनिया भर तक पहुँच रही है और सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। क्राफ्ट बाज़ार में देश के अलग अलग राज्यों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश की प्रदर्शनी में, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ है ख़ास। उत्तर प्रदेश की प्रदर्शनी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दिलशाद हुसैन जी हैं। तो जानते हैं इनकी कला के बारे में। नमस्कार दिलशाद जी। नमस्ते। जानना चाहूँगी आपकी कला के बारे में। आप ब्रास पर एनग्रेविंग कर रहे हैं, जिसके लिए आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपकी इस कला को आपने किससे सीखा और इसकी प्रेरणा आपको किससे मिली? मैं दिलशाद हुसैन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, मुरादाबाद यूपी से। ये एनग्रेविंग का जो कार्य है मैंने अपने दादा से सीखा है। दादा हमारे इस नक्काशी को करते थे। मैं 6 साल की उम्र में दादा के पास बैठ जा कर था, कुछ ना कुछ करता रहता था। कुछ ना करते करते कुछ सीखने भी लगा, करने भी लगा। उसके बाद हमारे दादा का इंतकाल हो गया, फिर वो गुजर गए। उसके बाद हमारे एक चाचा हैं जिनका नाम है कल्लू अंसार कहते हैं उन्हें, फिर मैंने उनसे भी सीखा। अब उनके बाद हमारे चाचा की तबीयत ख़राब हो गई, तो हमने अपनी कोशिश से, और जो हमारे मोहल्ले में सीनियर लोग थे उनसे भी हमने कभी परहेज नहीं करा कि हमें कोई क्या कहेगा, हम उनसे भी मालूम कर ले करे थे। ये आपकी जो कला है ये अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है कि आपको पुरस्कार मिला। और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी आपकी इस कलाकारी को उन्होंने दूसरे देश तक पहुंचाया, और आपकी कला वहां तक पहुंची, भारत से निकल के दूसरे देश तक। बहुत ही नायाब है आपकी कलाकारी। तो क्या अपनी आने वाली पीढ़ी को आपने दादाजी से सीखा है, तो क्या अपने पोते को आप सिखाएंगे? और आपके बेटे भी इस कला में रुचि रखते हैं? हमने अपने बेटियों को भी सिखाया है,
2 बेटी हमारी स्टेट अवार्ड हैं, हमारी खुद अपनी बीवी स्टेट अवार्ड है, 2 बच्चे मेरे खुद स्टेट अवार्ड हैं, और मेरे लड़के जो हैं उनकी बीवी भी स्टेट अवार्ड है। मेरे घर के अंदर 6 अवार्ड हैं बच्चों को, और 4 मेरे पास हैं, 10 अवार्ड हो गए। और जो मेरे सागिरत हैं उनमें से भी मैंने अवार्ड दिलवाए हैं, और वो काम कर रही हैं लेडीज़ें, अपनी रोजी रोटी अपने घर पे चला रही हैं अच्छे से, और बहुत दुआएं भी देती हैं कि आपका अल्लाह भला करे। आज हम घर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग में सारे कलर आते हैं, क्योंकि ये खुशी का है तो मतलब वो कलर दिखना चाहिए, तो इसमें लाल पीले सब आते हैं। जैसे हम लोग पेपर पे बनाते हैं तो उसमें नेचुरल कलर से सब कुछ, जैसे हल्दी से बनाए, पीपल के छाल से ब्राउन कलर बनता है, जैसे ये हम बना के घर से लाए हैं, तो इनमें सारा नेचुरल कलर है। और ये कैनवास है, तो इस पे हम लोग जो है फैब्रिक कलर करते हैं। तो ये तो अभी हमने जाना मधुबनी कला के बारे में, जो कैनवस पर एक्रेलिक कलर और कागज़ पर कुछ पारंपरिक और नेचुरल कलर से की जाती है। यही हम दूसरी एक कलाकारी भी देख रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हेलो, मेरा नाम दीपा है। मैं मंजूषा पेंटिंग बना रही हूँ, जो बिहार के भागलपुर में बनती है। इसमें बेसिकली सिर्फ 3 कलर्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये पेंटिंग बनाई है जिसमें सिर्फ ग्रीन, येलो एंड रेड कलर ही यूज़ हुआ है, जो बिहुला बिसेरी की स्टोरी के ऊपर बनाई जाती है। और आजकल ये पेंटिंग आपको डिफरेंट क्राफ्ट्स पे मिल जाएगी, जैसे कि वुड पे भी आपको मिल जाएगी, आपको जूट के बैग्स पे मिल जाएगी ये कलाकारी, ये आपको साड़ी पे, दुपट्टे पे एंड डिफरेंट मटेरियल पे भी आपको मिल जाएगी ये। दीपा जी, आपने बिहुला बिसेरी का जिक्र किया, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक शिवलिंग की कलाकृति दिख रही है और इसके अलावा कुछ और आकृतियाँ दिख रही हैं। तो ये सब किस कहानी को बयां कर रही हैं? बिहुला बिसेरी क्या है, इसके बारे में बताएं। जी, ये स्टोरी है बिहुला और बिसेरी की, जिसमें बिहुला जो होती है वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है, और बिसेरी होती है शिव जी की गोद ली हुई पुत्री होती है, जो एक नाग कन्या होती है। तो ये जो बिहुला होती है, इसके पति को वो नाग कन्या काट लेती है, और उस जहर की वजह से इसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो बिहुला शिव जी की भक्त होती है, वो स्वर्ग लोक में जाकर अपने पति के प्राण वापस लेकर आती है। इसलिए यहाँ पर शिवलिंग दिखाया हुआ है कि वो शिव जी से प्रार्थना करती है, इतनी बड़ी भक्त होती है, और उसी को डिपिक्ट किया गया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हाउस के शेप में एक आकृति बनी हुई है। ये घर हमेशा शुभ कार्य में यूज़ होता है। आप इसको बिहार में एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर ये बनाया जाता है। घर की आकार में एक शेप बनती है जिसको हम पूजते हैं, पूजा होती है, और उसको सर पे रख के पूरे गांव में उसको घूमते हैं। यही स्टोरी है इसमें। थैंक यू दीपा जी। और हमने जाना इस मंजूषा कला के बारे में और वहाँ की पारंपरिक कहानियाँ, जो इन कला के पीछे की प्रेरणा है, और उन कहानियों को पेपर पर, कैनवस पर उकेरा जा रहा है। और साथ ही साथ देखते हैं इस बिहार की प्रदर्शनी में अलग अलग वस्तुएं हैं जिन पर ये कलाकृतियाँ, ये कलाकारी नज़र आ रही है। सम्मेलन के बीच प्रगति मैदान में देश के हैंडलूम कला की प्रभावशाली छाप भी साफ साफ देखने को मिली। आज मैं जो G20 में अपना दिखाने आई हूँ कि हम हैंडलूम का कपड़ा कैसे बनाते हैं। लोग कपड़े तो सब पहनते, लेकिन ये कि बनाते कैसे हैं, कि बनाना भी तो ये कि बनता कैसे। सब सोचते हैं कि आजकल पावर लूम भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी चल रहा है, लेकिन हैंडलूम बहुत कम। लेकिन जो जानता है तो पहचानता है कि हैंडलूम का कपड़ा क्या होता है और कैसे बनाते हैं।